बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज फाइनली आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। बेसिकली उसका रीज़न ये है बेटा, क्योंकि जो है थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली आप लोगों के लिए आज टाइम एडजस्ट किया है। आज की वीडियो के अंदर आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारे पास एंजाइम्स। अच्छा दी, एंजाइम्स को हम क्विकली रिव्यू करेंगे, इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं एक एक करके, और फिर इसके जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। सही है, पूरा चैप्टर तो एक शॉर्ट इंटरवल के अंदर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी आर जस्ट कवरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले क्या है बेटा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। यानी एक ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से हमें सिलेक्ट करना है एक या एक से ज़्यादा जो है ना ट्रू हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द एंजाइम इज द रिएक्शन इज फास्टर देन द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। यानी वो रिएक्शन जो है फास्ट होता है जो कि एंजाइम की मौजूदगी में कराया जाए उस रिएक्शन से जो कि एंजाइम के एब्सेंस में। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सही है। दूसरा क्या क्या, अच्छा अब हमें करेक्ट ही सिलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा हो सकता है एक या एक से ज़्यादा करेक्ट हो, क्योंकि ऑप्शन डी में जो है वो ए और बी दोनों की बात की गई है। अच्छा अब हमें पता है ना ए तो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी कह रहा है ए या बी दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, तो हमें सी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि या तो ए करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा। अच्छा भाई क्या कह रहा है, द फ्री एनर्जी चेंजेस ऑफ द रिएक्शन इज अपोजिट फ्रॉम द रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अच्छा ये मैं आपको पॉइंट अभी समझाता हूँ। सी क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो पहली चीज़ ये होती है कि बल्कि ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको बुक की ही लाइन से एक्सप्लेन करता हूँ। सही है, मैं बुक कहाँ पे मिलेगा ये मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी वाले पार्ट पे। देखो बेटा ये ग्राफ बना हुआ है, सही है। अब देखो फ्री एनर्जी चेंज जो है ये पर्पल वाली लाइन बता रही है विदाउट एनर्जी। फ्री एनर्जी चेंज हम कहते हैं बेटा कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, जिसको चेंज होने में किसी किस्म की एक्सेसिव एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फ्री एनर्जी चेंज होता है। क्योंकि एनर्जी तो यहाँ लगानी पड़ी है ना, जिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल में ये आ रहा है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो ये दोनों में सेम है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में भी सेम है और अनकैटालाइज रिएक्शन में भी सेम है। सो दैट्स वाई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो इक्विलिब्रियम बात कही थी उसमें क्या लिखा है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय एंजाइम बट इन दिस एक्शन इक्विलिब्रियम दैट इज रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज नेवर ऑल्टर्ड। यानी एंजाइम कभी भी जो है ना इक्विलिब्रियम को ऑल्टर नहीं करता। सही है, अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो ऑप्शन बी कह रहा था कि द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज अपोजिट फ्रॉम द रिएक्शन इन द एब्सेंस। यानी फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का अलग होता है और अनकैटालाइज रिएक्शन का अपोजिट होता है। तो बी तो गलत हो गया ना, अभी आपको ग्राफ से दिखा दिया। सही है, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ भाई, ये देख लो। ये देखो फ्री एनर्जी चेंज इसको कह रहे हैं इसको। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि भाई ये एंजाइम अनकैटालाइज रिएक्शन है, वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो फ्री एनर्जी चेंज यही आया। और ये सॉरी ये कैटालाइज रिएक्शन, तो भी फ्री एनर्जी चेंज सेम रहा। तो फ्री एनर्जी चेंज में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। और ऑप्शन सी को भी आप यहाँ से समझ गए कि भाई जो है इक्विलिब्रियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा ऑप्शन ए है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, इवन टीचर्स भी इसको गलत मार्क करा देते हैं और बी डी को मार्क करा देते हैं। तो भाई ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए को ही आपने सही समझना है और मार्क करना है। द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन, जो एक्टिव साइड होता है एंजाइम का वो कैसा होता है, बाइंड्स एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ एंजाइम। देखो एक्टिव साइड की बात है तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। इट इन्वॉल्व इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम
एक्टिव साइट जो है कैटालाइटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हो सकता है बी सही हो अगर ये BCQs नहीं है। ये बाइंड्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कैटालाइटिक रिएक्शन, भाई प्रोडक्ट के साथ तो बाइंड नहीं करता, रिएक्टेंट के साथ बाइंड करता है, यानी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। इज इनहिबिटेड बाय प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम और को एंजाइम और कोफैक्टर इनहिबिट नहीं करते। सही ऑप्शन हमारा बी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम कैटालिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी भाई इंड्यूस्ड फिट मॉडल के हिसाब से, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है कि भाई जब एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच होता है, जुड़ता है, तो एंजाइम की शेप में चेंज आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या कह रहा है? द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट चेंज द शेप ऑफ एंजाइम्स एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट के बाइंड होने से एंजाइम की शेप में चेंज आता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बात की गई है कि भाई विच ऑफ द which curve represent the behavior of an enzyme taken from bacterium that live in hot spring। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो है कि भाई एक ग्राफ गिवन है, इसमें पूछा गया है कि भाई इसमें से जो है एक बैक्टीरिया के बारे में ग्राफ गिवन है कि भाई विच कर्व represent the behavior of an enzyme taken from a bacterium that live in। अब देखो ये कर्व 1 जो है, ये अब देखो बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग में रहता है, उसको उसका एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो ए जो है ये तो 40 से पहले आ रहा है, 1 तो नहीं हो सकता। सही है, 1 तो नहीं हो सकता। 2 जो है वो 40 के बाद आ रहा है। अब ये जो है ना यहाँ थोड़ा सा, खैर 2 हाई टेम्परेचर पे आ रहा है एंड 3 भी हाई टेम्परेचर पे आ रहा है। तो 2 एंड 3 जो है ना इसका जो है एक सही ऑप्शन मुझे लग रहा है। तो ई इसका सही ऑप्शन है। सही है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन एन एंजाइम कैटालाइट एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में तो उससे क्या फ़ायदा होगा? डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम, देखो डीनेचर का सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। एलोस्टैटिक इनहिबिशन का भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एलोस्टैटिक इनहिबिशन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर हो रही हो, यानी अगर एक एंजाइम है जिसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का सामना करना पड़ रहा है, उसमें आप सबस्ट्रेट बढ़ा दोगे, क्योंकि बेटा क्या होता है, एक एंजाइम होता है, उसका एक्टिव साइड एक है और ऑब्वियसली एक इनहिबिटर है और एक सबस्ट्रेट है उसका। तो अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो सबस्ट्रेट के बाइंड करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इनहिबिटर ज़्यादा होगा तो इनहिबिटर के बाइंड करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। चांसेस पे डिपेंड करता है। इसका सही ऑप्शन है सी। अच्छा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ब्लॉक द एंट्री ऑफ सब्सटेंस इनटू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम एक्टिव साइट डज द प्राइमरी डिपेंड। अच्छा भाई, अब वो जो ब्लॉक कर रहा है वो एंजाइम की कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है? क्या कह रहा है? द एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू फॉर्म टेम्पलेट फॉर होल्डिंग एंड जॉइनिंग मॉलिक्यूल। देखो ये बात बिल्कुल एक्यूरेट लग रही है मुझे कि एंजाइम की एबिलिटी टू फॉर्म टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब एक्टिव साइट, फॉर होल्डिंग एंड जॉइनिंग मॉलिक्यूल, ताकि वो मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर सके और होल्ड कर सके। दूसरे ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। द एंजाइम्स एबिलिटी टू स्ट्रेच रिएक्टेंट्स एंड मूव देम टुवर्ड्स द ट्रांजिशन। ये जो है को देखो, ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? वो ट्रांजिशन स्टेट तक की बात जाती ही नहीं है, वो सिर्फ सबस्ट्रेट जैसा होता है और एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाता है। आगे के किसी यानी स्ट्रेच स्ट्रेच तो नहीं होता। तो ऑप्शन बी तो गलत है। द एंजाइम प्रोवाइडिंग एन अप्रोप्रिएट माइक्रो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू द रिएक्शंस ऑकरिंग। देखो ये जो है एज सच ये पॉइंट तो ठीक है, बट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज सच जो है ना एक इररेलेवेंट है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। एंजाइम फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद द रिएक्टर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता ही नहीं है। ए इसका सही ऑप्शन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन एक्स वाई जी ए।
प्रोडक्ट ए बाइंड्स टू एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एक्स टू वाई, अपोजिशन रिमूव। अच्छा भाई देखो भाई, होता ये है कि अगर एक रिएक्शन है जिसमें एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, वाई जी में कन्वर्ट हो रहा है और जी ए में कन्वर्ट हो रहा है, एट द एंड प्रोडक्ट ए जो है वो उस एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर जाता है जो कि एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। अब पूछा गया कि एक्स क्या है। भाई अगर एक ऐसा एंजाइम जो एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहा है, एक्स वाई में कन्वर्ट हो तो एक्स तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट होगा। अच्छा, एन एंजाइम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन वेयर द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम। व्हाट प्रोडक्ट है, देखो अभी अभी बताया ना मैंने पिछले एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज नंबर 1 में, कि इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक की लाइन है। तो इक्विलिब्रियम में एंजाइम को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका सही ऑप्शन है नथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, इसमें से कौन सा। भाई एंजाइम क्या करता है, दे एक्ट अपॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू रिलीज न्यू सबस्ट्रेट। नहीं, सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट तो रिलीज नहीं करेगा। दे एक्चुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। ये भी गलत है, ये भी गलत। एंजाइम ड्रामेटिकली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये ठीक है। एंजाइम ब्रेक प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल टू रिलीज न्यू, तो सी ऑप्शन इसका जो है ना वो एक्यूरेट है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द रेट ऑफ। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है बेटा, बाय बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट के साथ तो बाइंड नहीं करता, चेंजिंग द शेप ऑफ रिएक्टेंट, by changing the free energy change of the reaction, by acting as a coenzyme। तो इसका सही ऑप्शन जो है ना मैं बताऊं, वो है by acting as a coenzyme। देखो कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, कोएंजाइम नहीं होता, कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है एलोस्टेरिक साइट के साथ, क्योंकि कोएंजाइम एलोस्टेरिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है और जुड़ जाता है उसके साथ और एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। सही है। तो आई डू होप यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अच्छा भाई, इसके बाद जो है देखो समरी को पढ़ने के लिए, समरी में एक एक करके लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा, अब आप बच्चे नहीं हो बड़े हो, खुद भी पढ़ सकते हो कि भाई यहाँ पर आप इसको जो है देखोगे कि भाई ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन अ लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड एंजाइम। ये तो बेसिक डेफिनेशन है इसकी। सही है, ये आप इसको बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आप इसको अच्छे से समरी को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें मैंने देखा है इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो समझाने वाला हो। सही है, ज़रा शुरू से लेकर एक नज़र मार लेते हैं इस चैप्टर पे। देखो सबसे पहली चीज़ जो एंजाइम उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई एंजाइम जो है, एंजाइम का मतलब इन का मतलब इनसाइड, जाइम यानी ईस्ट। ये इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई एंजाइम का मतलब ये होता है दिस एंड दिस दिस दिस। तो ये याद रखना, द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक विल्हेम क्यून। अच्छा ये मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन आज तक नहीं है इस बंदे का, जो है ना क्यून है, कून है क्या, आई डोंट नो। खैर इन 1878 ने उसने ये नाम दिया था इसको। सही है। अच्छा फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे इन 1890, थॉमस कैच एंड सिडनी ऑटमन। सही है, सिडनी ऑटमन, जिन्होंने जो है ना डिस्कवर किया कि भाई न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड ऐसा होता है, सही है, जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करता है। दीज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। सही है, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में पहले भी आ चुका है। विच कैटालाइज रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा मैं आपको एक राइबोजाइम का नाम बता दूं, दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेस। इसका काम होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो खैर ये एक काम होता है इसका। अच्छा इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई देखो मोस्ट ऑफ एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, हाई मोलिकुलर वेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं और हमें लगता है बस ऐसी है, और फिर जो है ना चीज़ें जहन से निकल जाती हैं तो फिर वो बाद में मसला करती हैं। अच्छा दे आर आइदर कंसिस्ट ऑन प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है, या इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जैसे कि स्टाइल को एंजाइम में होता है। अच्छा जो एंजाइम सेल के अंदर बनता है और उसी में काम करता है वो एंडो एंजाइम कहलाता है, और जो बाहर बनता है और बाहर सेल में बनता है और बाहर जाके काम करता है, दूसरे सेल में काम करता है, वो एक्सो एंजाइम कहलाता है। अच्छा एंजाइम्स आर मच ग्रेटर इन साइज, एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट के साइज से बड़ा होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। एक्टिव साइट के बारे में आपको पता है, बाकी आपको पता है कि भाई कुछ जो है एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एक्टिवेटर्स कहलाते हैं, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीशियम है,
क्लोराइड आइन है, ये सब है, ये सारे बच्चों वाली चीज़ें हैं। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो एक्टिव साइट होता है उसके दो पार्ट्स होता है, बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट जहाँ से एंजाइम आके बाइंड करता है, कैटालाइटिक साइट जो है जो रिएक्शन जो ट्रांजिशन स्टेट में ले जाता है, रिएक्शन करवाता है। स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे पता है कि भाई एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं। अब ये देखो पुरानी बुक में कुछ और बात लिखी थी, ये यहाँ पे कुछ और है, तो आप इसको ही फॉलो करोगे कि भाई देखो एंजाइम का जो एंजाइम होता है अगर पूरा का पूरा प्रोटीन का बना हुआ होता है वो कहलाता है प्रोटियो एंजाइम, सही है। लेकिन ज़्यादातर एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो ऐसा एंजाइम जिसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम हॉलो एंजाइम कहते हैं। देखो मैं आज, और उसका जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं। तो नॉन प्रोटीन पार्ट मिला लेंगे एपो एंजाइम के साथ, नॉन प्रोटीन पार्ट मिला देंगे तो वो हॉलो एंजाइम बन जाएगा, सही है। अच्छा, अभी जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है बेटा, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्यार से कोफैक्टर, सही है, उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज़ है बेटा, अगर ये फॉर एग्जांपल जो है, अगर ये क्या कहते हैं ऑर्गेनिक है, सॉरी इनऑर्गेनिक है, सही है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ये इनऑर्गेनिक है, ये हाईलाइट किया हुआ है, तो ये मेटालिक आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये डिटैचेबल होता है, सही है, और उसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, सही है। यहाँ पे मैं इसको लाइन कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद अगर ऑर्गेनिक है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कोएंजाइम कहलाएगा या प्रोस्टैटिक ग्रुप कहलाएगा। कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक होता है, जैसे कि निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन होता है, फ्लेविनामाइड होता है, ये हमारे पास FAD NAD होता है। ये सब ये सब हमारे पास जो है ना ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, जो कि इनऑर्गेनिक की तरह वर्क करते हैं, यानी जब रिएक्शन होता है एट द टाइम ऑफ रिएक्शन तभी अटैच होता है और फिर बाद में डिटैच हो जाते हैं, तो डिटैचेबल होता है। कोएंजाइम और कोफैक्टर ये दोनों डिटैचेबल है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो फिक्स होता है, कोवेलेंटली बाउंडेड होता है, याद रखना कोवेलेंटली बाउंडेड होता है, सही है। जैसे कि हमारे पास जो है ना पोरफायरिन होता है क्लोरोफिल के अंदर, सही है। अच्छा, एक और चीज़ है, जहाँ पे एक ब्लॉक लिखा हुआ है कि पेप्सिन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक इन एन इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजन। पेप्सिन को जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है, जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होता है ड्यू टू पॉलीपेप्टाइड। ये देखो पेप्सिन जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, यार कहाँ बनाऊँ इसको, थोड़ा सा जो है ना नीचे यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट को जो है ना सील करके दिया जाता है लाइक दिस, इसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड की चेंजेस, तो ये एंजाइम काम नहीं कर पाता। जैसे होता है ना आप नया मोबाइल लेकर आओ और वो डब्बे में पैक हो, तो आप उसको यूज़ तो नहीं कर सकते ना डब्बे के बाहर से ही, आप उसको निकालना पड़ेगा। सेम उसी तरह से ये हमारे पास जो ये ग्रुप है ना पेप्सिन, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इनएक्टिव होता है। HCl इस पॉलीपेप्टाइड को तोड़ता है और फिर ये काम करने लगता है, तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिनोजन का मतलब है पेप्सिन प्रोड्यूस करने वाला, सही है। तो इस तरह के एंजाइम को हम जाइमोजन कहते हैं, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, अब मैकेनिज्म में आपको ये बहुत सिंपल है कि भाई एंजाइम है सबस्ट्रेट से मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर ट्रांजिशन होगी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। दो थ्योरीज है इससे रिलेटेड भाई, एक कैमल फिशर, ये याद रखना इसकी डेट 1898 में जो है ना ये इसने अपनी थ्योरी दी थी, और ये कहता है कि भाई एंजाइम की शेप जो है वो रिजिड होती है, ये याद रखना एंजाइम की शेप रिजिड होती है, इसने बोला है अकॉर्डिंग टू द कीलॉग, जैसे कि थाल, और उसमें चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर एंजाइम के अंदर यूनिक होती है। तो जैसे जो है ना चाबी एक स्पेसिफिक ताले में लगती है, उसी तरह से जो है ना सबस्ट्रेट और एंजाइम का एक डिफरेंट रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक ये कहा गया कि भाई एंजाइम लॉक है और सबस्ट्रेट जो है वो आपकी की है, और वो जाके फिट होती है और रिएक्शन करती है, सही है। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट है कॉशलैंड, जिस जो कि 1959 में उसने अपनी थ्योरी भेजी, उसको इंड्यूस फिट मॉडल कहा जाता है। वो कहता है कि भाई एंजाइम एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं होता बल्कि फ्लेक्सिबल होता है, और जब सबस्ट्रेट आके अटैच होता है तो उसमें उसके शेप में चेंज आता है और फिर उसके बाद रिएक्शन होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ये फ्री एनर्जी चेंज,
बाकी फैक्टर्स के अंदर आपको पता है कि भाई जैसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। ह्यूमन एंजाइम जो है हाईली एक्टिव होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जितने भी एंजाइम होते हैं वो 100 पे डीनेचर हो जाता है, कोई नहीं बचता, और 0 पे इनएक्टिव होता है। सही है। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ह्यूमन एंजाइम का वो 25 से 42 डिग्री है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, ये बैक्टीरिया वाली बात कि 70 डिग्री और हायर पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका जो है ना एंजाइम एक्टिव रहता है। ये थर्मोफिलस बैक्टीरिया कहलाता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनमें से निकलने वाला एंजाइम जो है ना बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर में यूज़ होता है हाई टेम्परेचर वॉशिंग के लिए। ये याद रखना बेटा, बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर में हाई टेम्परेचर वॉशिंग के लिए इन बैक्टीरियाज में से निकलने वाला एंजाइम यूज़ होता है। बाकी पीएच जो है एंजाइम की एक रेंज होती है 7 to 8 पीएच में ये काम कर रहा होता है। कुछ एक्सेप्शन है जैसे पेप्सिन है, वो एसिडिक पीएच में काम करता है 1.4 में, लेकिन उसकी एक रेंज है 1.45 से 2.5 तक काम करेगा, वो मरेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा पेनक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको जो आप नोट नहीं करते और अक्सर गलती कर देते हो बेटा, देखो क्या लिखा है कि पेनक्रियाज वर्क एट हाईली अल्कलाइन। पेनक्रिया जो है 8.5। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द अदर एंड अमाइलेज इज एंजाइम रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज। सॉरी, अच्छा सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। पेनक्रियाज वर्क एट, नहीं, अमाइलेज जो कि पेनक्रियाज से रिलीज हो रहा है वो कितने पे वर्क कर रहा है, 8.5 पे। यानी पेनक्रियाटिक अमाइलेज का पीएच 8.5 पीएच होता है, जबकि स्लाइवरी अमाइलेज का पीएच क्या शो कर रहा है कि ये 6, क्योंकि स्लाइवा का पीएच तो 8 तक होता ही नहीं है। स्लाइवा का पीएच तो 7 या 7 से कम होता है। सही है ना। तो ये थोड़ा सा जो है ना अपने जहन में रखना, ये दोनों बातें अलग अलग लिखी हुई। बाकी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ये आपको पता है कि भाई अगर जो है आपके पास सबस्ट्रेट एक्सेस में मौजूद है, एंजाइम आप डालते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा उस वक्त तक जब सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों बराबर ना हो जाए। सेम सबस्ट्रेट के साथ भी यही है कि भाई अगर आपके पास एंजाइम बहुत ज़्यादा है, आप सबस्ट्रेट डालते जाओगे, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा उस वक्त तक जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट बराबर ना हो जाए। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन, कि भाई अब इसके अलावा ऐड, क्योंकि भाई सारे एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गए। अच्छा, ऐड अगर फिर भी हम ऐड करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर दिया तो क्या होगा, एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन exert a retarding effect on enzyme। यानी रिटार्डिंग इफेक्ट दो वजह हाथ की वजह से, एक हाई क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम, बहुत ज़्यादा जो है सबस्ट्रेट हो जाएगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा जब किसी के ऊपर लोड ज़्यादा होता है वो काम नहीं कर पाता। दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, एंजाइम ज़्यादा रिएक्शन करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे तो क्या होगा, जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली इनहिबिशन हो जाएगी। सही है। बाकी ये इनिबिशन तो आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये याद रखना है कि भाई सिग्निफिकेंस ये होती है कि भाई थोड़ी सी क्वांटिटी में हमारे लिए एसेंशियल है, बाकी ज़्यादा क्वांटिटी में हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा जो है इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर, ड्रग डिस्कवरी के अंदर इनिबिशंस को यूज़ कर सकते हैं, इनिबिटर को यूज़ कर सकते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे को पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिजीज़ के अंदर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। बाकी आई गेस ऐसा जितना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको अच्छे से कर लेना। कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई मुझसे पूछ लेना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।